दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जिम कॉर्बेट की बुक माई इंडिया। उसका अगला चैप्टर है द ब्रदर्स। जिम कॉर्बेट बताते हैं कि गांव के बच्चों की ट्रेनिंग चल रही थी जंगल वारफेयर के लिए। तो जब काफ़ी दिन की ट्रेनिंग हो गई और वो ट्रेनिंग जब ख़त्म हो गई थी तो जिम कॉर्बेट के वरांडे में जो उनका काला डूंगी का घर था वहाँ पर बैठ के ये लोग बातें कर रहे थे। नाश्ता चल रहा था और इनकी जो बहन थी मैगी, वो इनके लिए एक स्वेटर बना रही थी खाकी रंग का, जो जंगल के कलर से मैच करता था। और जिम कॉर्बेट अपनी फ्लाई रॉड को ठीक कर रहे थे क्योंकि बहुत दिनों से उसको उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था। तब एक आदमी आया जिसने कॉटन का सूट पहना हुआ था लेकिन उसमें बहुत सारे पैचेस लगे थे। उसने आके इनको सलाम किया। वो पूछा, साहब क्या आपने मुझे पहचाना? दोस्तों, सांबर डियर की कॉल हो रही है। इसका मतलब टाइगर की मूवमेंट है। लगातार कॉल हो रही है, इसका मतलब टाइगर चल रहा है। लेपर्ड के लिए जनरली सांबर कॉल नहीं करता है। ये टाइगर टेरिटरी है मेरे सामने। पीछे आप जो देख रहे हैं ये लेपर्ड टेरिटरी है और ये पूरा यहाँ पे टाइगर, एक टाइगर है सो 3 कप्स सामने ही रहते हैं। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि बहुत सारे लोग इन सीढ़ियों पे चढ़ते थे जो इनके कॉटेज की है, क्योंकि इनकी कॉटेज थी जंगल और खेती के बीच की जगह। कोई हिंदू होता था, कोई मुसलमान होता था, कोई क्रिश्चियन होता था, कोई बहुत साफ सुथरा होता था, कोई उतना साफ सुथरा नहीं होता था, लेकिन हर कोई जिम कॉर्बेट से मिलने आता था। कोई एक कप चाय पीने आता था, कोई मदद के लिए आता था, कोई खेती किसानी का काम करता था, कोई ऐसे ही आ जाता था जो जंगल में काम करता था। और जिम कॉर्बेट बोलते हैं अगर ये रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता कि जो सिर्फ बीमार आदमियों का इलाज किया गया तो नाम हजारों में होते। और घायल लोग बहुत सारे होते थे क्योंकि लोग अनहेल्दी एरिया में काम करते थे, जंगल में काम करते थे और जानवरों से उनका आमना सामना होता था और कई बार जानवर अपना टेम्पर लूज कर जाते थे। अब एक दिन एक महिला आई, बच्चा ठीक से खाना पीना नहीं खा रहा है और उसको दवाई दी गई थी, लेकिन वो दवाई शायद बच्चे ने ठीक से खाई नहीं थी। तो वो महिला चाहती थी कि दवाई चेंज कर दी जाए। एक दिन एक मुसलमान औरत शाम के टाइम पर आई और जिम कॉर्बेट की बहन मैगी से बोलने लगी कि मेरे हस्बैंड को बचा लो, जिसको कि निमोनिया हो गया है। अब उसने उन टैबलेट्स की तरफ एक बार देखा जिनका नाम था MNB-693 और बोली, एक मरते हुए इंसान को क्या ये टैबलेट्स बचा पाएंगी या फिर कुछ और तो नहीं देना है? लेकिन अगले ही दिन वो चेहरे पर खुशी लिए हुए वापस आई और बोली उसका हस्बैंड ठीक हो गया है। वो अपने 4 दोस्त साथ लाई थी और बोली उनको भी वही दवाई दे दो, उनको भी निमोनिया है और वो भी उसके हस्बैंड की एज के ही है। एक 8 साल की लड़की आई गेट पर जिसने हाथ पकड़े हुए थे 6 साल के लड़के के और उसने उसकी आंखों के लिए दवाई मांगी। वो बैठ गई, पीठ के बल उसने बच्चे को लटा दिया, अपनी गोदी में उसका सिर रखा और इनकी बहन मैगी से बोली, अब मिस साहिब आप जो करना चाहें कर सकती हैं। ये लड़की बेटी थी गांव के मुखिया की, जिसका घर था 6 मील की दूरी पर और जिसको वो लेके आई थी वो उसका क्लासमेट था। जब उसने देखा कि उसकी आंखों में बहुत ज्यादा तकलीफ है तो वो सीधे ही लेके आ गई थी जिम कॉर्बेट के बंगले पर। उसके बाद 1 हफ्ते तक लगातार वो उस बच्चे को लेके आती रही उसको ठीक कराने के लिए। हालांकि ये करने के लिए उसे 4 मील एक्स्ट्रा चलना पड़ता था। अब बार्किंग डियर की भी कॉल हो रही है। पता नहीं इस माइक में आ रही है कि नहीं आ रही। तो दोस्तों, ये मैं स्टोरी सुना रहा हूँ जंगल के बीच में बैठ के, अपने जंगली रिजॉर्ट राजा जी नेशनल पार्क की छत पे बैठ के। रूफ टॉप डेक जो है, चारों तरफ जंगल है। उसके बाद एक दिल्ली का आदमी आया जिसका कि पैर जंगली सुअर ने अपने टस्क से चीर दिया था। उसके पैर की हील से लेके घुटने तक पूरा पैर चिरा हुआ था। अब जब तक उसका पूरा पैर साफ किया जा रहा था वो बार बार बोला कि इस गंदे जानवर ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, क्योंकि वो मुसलमान था।
वो बोला कि उसने एक पेड़ गिराया था, क्योंकि वो लकड़ी काटने का काम करता था। तो जो उसने पेड़ गिराया था, अगले दिन उसको देखने के लिए पहुंचा या उसको काटने के लिए पहुंचा, वहां छुपा हुआ था वाइल्ड बोर। वो उसकी तरफ लपका और उसका पैर चीर दिया। अब जिम कॉर्बेट ने बोला कि ये तुम्हारी गलती थी, तुम उसके रास्ते में आ गए। तो वो आदमी बोला, पूरा जंगल खाली पड़ा था, उसको क्या जरूरत थी मेरी तरफ ही दौड़ने की, और मैं तो उसको देख भी नहीं पाया था, और मैंने कोई गलती भी नहीं की थी। एक और लकड़हारा था जिसको कि बिच्छू ने काट लिया था, जब वो लकड़ी के लट्ठे को पलटा रहा था। जब उसको दवाई दी गई तो पहले तो जमीन पर उलट पुलट होने लगा, बोला मुझे दवाई काम नहीं कर रही है। लेकिन जब उसको दवाई का असर दिखा तो खुशी से हंसने लगा। बच्चों के स्कूल में वार्षिक दिवस था, बच्चों की तरह तरह के गेम्स ऑर्गेनाइज हो रहे थे, बच्चों की माताएं भी आई थीं और बच्चों को गोल सर्किल में बैठाया गया था, मिठाई वगैरह भी बांटी जा रही थी। अब जब बच्चों का गेम चल रहा था तो एक पेपर बैग टांगा गया था, दो बांस पे रस्सी लटका के। एक बच्चे की आंखों में कपड़ा बांध दिया गया था, ब्लाइंड फोल्ड कर दिया गया था, और उसे लकड़ी लेके उस पेपर बैग को तोड़ना था। उसमें बहुत मूंगफली और तरह तरह के ड्राई फ्रूट्स रखे थे, और जब उसको मारने के चक्कर में बच्चे ने डंडा घुमाया तो डंडा लगा एक आदमी के सिर पे। लोग हंसने लगे, और जिस आदमी को बिच्छू ने काटा था वो जोर जोर से हंस रहा था। तब लोगों ने कहा कि अभी तो तुम्हें बिच्छू ने काटा था, अभी तो तुम दवाई लेके आए हो, और तुम इतनी जोर जोर से हंस रहे हो। बोला, मेरा दर्द अब ठीक है और मैं 4 बार बिच्छू कटवाने के लिए तैयार हूं, अगर मुझे ऐसा तमाशा देखने को मिलेगा तो। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि उनके परिवार के लोग एमेच्योर डॉक्टर थे, लोगों को दवाई देते थे, हालांकि वो डॉक्टर थे नहीं, और लोग ठीक हो जाते थे, और जो गरीब लोग थे इस बात को कभी भूलते नहीं थे। लेकिन जो सारे लोग इन सीढ़ियों पर चढ़ते थे वो पेशेंट नहीं होते थे, कुछ लोग ऐसे ही आ जाते थे। कभी उनको चाय पिलाई गई थी, कभी उनसे बैठ के बातें की गई थी लास्ट ईयर, तो वो धन्यवाद देने के लिए आते थे कि आपने जो काइंडनेस दिखाई है, सहृदयता दिखाई है हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार एक 16 साल का बच्चा आया जो अपनी माँ के साथ आया था जब उसका फ्लू का इलाज जिम कॉर्बेट की सिस्टर मैगी कर रही थी। वो धन्यवाद देने आया था और लेके आया था कुछ अनार जो उसकी माँ ने अपने हाथ से तोड़े थे। और जब उन्होंने जो पहले बोला, वो जो कॉटन के कोट पैंट वाला आदमी आया था जिसमें बहुत सारे पैचेस लगे थे, उसके 1 घंटे पहले ही आया था। और एक बूढ़ा आदमी भी आया था, आके बैठ गया और वरांडे के पिलर में अपनी पीठ टिका के जिम कॉर्बेट की तरफ देखा, सिर हिलाया और बोला, साहब अब आप ज्यादा बूढ़े नजर आ रहे हो। दोस्तों, सामर डियर की भी कॉल हो रही थी, बार्किंग डियर की भी हो रही थी, उसी तरफ से पीकॉक की भी हो रही है। और पीकॉक की जो पीहू पीहू की कॉल है, उसके अलावा एक फटे बांस की पैम करके आवाज आती है, वो भी पीकॉक की कॉल होती है। उसको 100% स्ट्रेस कॉल बोलते हैं, वो भी हो रही है। वो आदमी बोला कि साहब अब आप बहुत बूढ़े लग रहे हो, जब मैं पिछली बार यहाँ पर आया था तो जिम कॉर्बेट ने कहा कि हम सारे आदमी बूढ़े हो जाते हैं 10 साल बाद, क्योंकि तुम जब पहले आए थे वो 10 साल पहले की बात है। वो आदमी बोला, नहीं साहब, मैं बूढ़ा नहीं हुआ, और ये 10 साल पहले की बात नहीं है, 12 साल पहले की बात है। वो आदमी बोला, मुझे इसलिए याद है कि मैं बद्रीनाथ जी से लौट रहा था, आपका गेट खुला देखा तो मैं थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गया था, और मुझे 10 रुपए की जरूरत थी, तो मैं आपसे मदद मांगने आया था। आज भी मैं किसी दूसरी तीर्थ यात्रा से लौट रहा हूँ। आज मैं लौट रहा हूँ बनारस से। आज मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, मैं केवल आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूँ कि उस टाइम पर जो आपने मुझे मदद की थी, उस मदद की वजह से मैं अपने घर पर सुरक्षित पहुंच पाया। अब यहाँ मैं सिगरेट पी के और थोड़ा आराम करके हल्द्वानी पहुंच जाऊंगा, जहां पर मैं अपने परिवार को छोड़कर आया हूं। अब वो दोनों तरफ कहीं भी जाता 12 मील की लंबी वॉक थी, लेकिन ये सच बात है कि वो बूढ़ा आदमी बूढ़ा लग नहीं रहा था। अब वो जो कॉटन के सूट पहने था जिसमें बहुत सारे पैच लगे थे, वो आदमी उठ के खड़ा हुआ कि उसकी बारी आए। उसकी शक्ल से जिम कॉर्बेट को याद नहीं आ रहा था कि यह आदमी कब मिला था और किन परिस्थितियों में मिला था। जब उस आदमी को लगा कि उसको पहचाना नहीं गया है तो उसने अपना कोट उतारा, अपना सीना खोल के दिखाया। जैसे उसका सीना देखा,
जिम कॉर्बेट को याद आ गया ये था नरवा। और ये उसको पहचान क्यों नहीं पाए थे, क्योंकि उस वक्त ये बिल्कुल दुबला पतला होता था, बिल्कुल स्किन लगी हुई। अगला कदम उठाने के लिए भी उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। और उसका टूटा हुआ कंधा, डिसलोकेटेड कंधा देखकर इनको याद आ गया 3 महीने तक उसने जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी थी। नरवा ने अपना कंधा हिला के बताया कि उसका हाथ हर दिन मजबूत होता जा रहा है। उसकी उंगलियां भी जाम नहीं हुई थीं, जैसा इनको शक था कि हो जाएंगी। अब वो अपना व्यापार ठीक से कर पा रहा था। वो बोला वो यहाँ पे इसलिए आया है कि मैं आपको दिखा सकूं कि मैं ठीक हो गया हूं और आपका धन्यवाद करने आया हूं। और उसने मैगी के चरणों में अपना सिर रखा और बोला, जब मैं काम नहीं कर पा रहा था तो आपने हमें जरूरत का सामान भी दिया था और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नरवा और हरिया दोनों खून के रिश्ते में भाई नहीं थे, लेकिन उन्होंने दिखा दिया था कि वो भाई ही है। वो अल्मोड़ा के पास के एक गांव में पैदा हुए, उसी गांव में पले बढ़े और दोनों ने एक ही व्यापार, एक ही धंधा अपनाया। उनका काम था टोकरियां बनाना। गर्मी के दिनों में वो अल्मोड़ा में अपने गांव में टोकरियां बनाते थे और सर्दियों के दिन में काला डूंगी आ जाते थे, क्योंकि उनकी टोकरियों की बहुत ज्यादा डिमांड होती थी। 15 मीटर व्यास की टोकरियां जो वो बनाते थे, गांव वालों को अनाज रखने के काम में आती थी। वो अपने गांव में जो टोकरियां बनाते थे वो रिंगल्स नाम का एक बांस होता था जो बहुत ही पतला होता था, उससे बनाते थे। जो ये बांस मिलता था 4000 से लेके 10,000 फीट की ऊंचाई पर मिलता था और उससे बहुत ही बढ़िया बनती थी फ्लाई रॉड। जो बांस थे वो रिजर्व फॉरेस्ट में उगते थे और जो लोग आसपास खेती करते थे उनको परमिशन थी कि वो निश्चित संख्या में बांस काट सकते थे। लेकिन जो लोग बांस का कमर्शियल यूज करते थे उन्हें फॉरेस्ट गार्ड को पैसा देना होता था परमिट के लिए, 2 आना 1 बोझ के लिए। यानी सिर पे जो आप लोड कैरी कर रहे हो, हर लोड के लिए 2 आना, और थोड़ा सा सेवा शुल्क फॉरेस्ट गार्ड को, क्योंकि वो जो मेहनत करता था परमिट काटने के लिए। 26 दिसंबर 1939 को नरवा और हरिया अपने गांव से चल पड़े। उनका पर्पस था फॉरेस्ट गार्ड से परमिट लेना और 2 हेड लोड उनको लेके आने थे, यानी 2 सर पे बोझा। क्योंकि पीछे भी देखिए कॉल होने लगी, मतलब पीछे लेपर्ड है। दोस्तों ठंड के दिन थे तो नरवा और हरिया ने कंबल लपेटा हुआ था अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। ये जो पीछे का फॉरेस्ट है दोस्तों, रोज लेपर्ड आता है, रोज कॉल होती है डियर की, पीकॉक की। पहले तो वो नहर के किनारे किनारे दौड़ के चले, फिर उसके किनारे ऊंची दीवार थी उसको उन्होंने फांदा। उसके बाद वो नहर की दीवार पर चले और उसके बाद फुटपाथ पर चले। दोस्तों उसी नहर की बात हो रही है जो मैंने एक वीडियो बनाया है, इस दीवार पर मैं भी चला हूँ। मेरा छोटी हल्द्वानी विलेज का वीडियो है, वो टाइटल मुझे याद नहीं है, लेकिन वो अंग्रेजों के ज़माने की जिम कॉर्बेट ने जो दीवार बनाई थी उस पर मैं चला हूँ। बहुत ही सकरी सी दीवार है, एक तरफ बोर नदी है, एक तरफ कैनाल है। उसके बाद वो जंगल में एंटर हो गया और वो जंगल ऐसा था कि जहाँ पर सुबह और शाम को स्पॉटेड डियर और सांबर डियर के झुंड देखे जाते थे घास चरते हुए। और जब डियर है तो टाइगर और लेपर्ड तो होंगे ही। अक्सर लेपर्ड और टाइगर वहां दिख जाते थे, जैसे पीछे लेपर्ड बैठा है। मैं क्यों बैठा हूं आपका सवाल आएगा, 3 पेज बाकी है, कंप्लीट कर दूं स्टोरी तभी नीचे जाऊं। अब ये वही जगह थी जहां पे कुछ साल पहले जिम कॉर्बेट ने बैचलर ऑफ पवलगढ़ टाइगर को मारा था और इनके कुत्ते रॉबिन ने सूंघ के जहां से उसको ट्रैक करना शुरू किया था, उसी जगह के बारे में बात हो रही है। इस जगह को बोलते हैं सामल चौर, और इसमें जो फुटपाथ था वो फुटपाथ आदमी भी यूज करते थे और टाइगर भी यूज करता था। दोस्तों जैसे कि टाइगर की आदत होती है, वो हमेशा बने बनाए रास्ते पर चलना पसंद करता है, चाहे वो रोड हो चाहे वो पगडंडी हो। लेपर्ड जनरली रोड को तो क्रॉस करता है, चौड़ी रोड जहां पे ट्रैफिक ज्यादा होता है, लेकिन अगर पहाड़ी रास्तों की बात की जाए तो लेपर्ड भी पगडंडी पर ही चलना पसंद करता है। अगर पहाड़ है तो खड़े पहाड़ पे नहीं चलता, वो जो लोगों के चलने का रास्ता है लेपर्ड भी उसी पे चलता है, क्योंकि उसको कन्वीनियंट लगता है।
अब नलनी गांव जाने के पहले उस रास्ते पर लंबी लंबी घास है, करीब करीब 8 फीट ऊंची घास, 30-40 गज की दूरी तक वो फैली हुई है, ग्रासलैंड। अब जब उसको लगा, नरवा को, दोस्तों आजकल जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो जुपिटर और वीनस पास पास में है। पीछे मेरे लेपर्ड है, मैं सामने देख पा रहा हूं, ऊपर जुपिटर है, नीचे वीनस है। ये 1 घंटे करीब दिखते हैं बस, उसके बाद ये पहाड़ के पीछे चले जाते हैं। जब नरवा को लगा कि उसको पहाड़ी पर चढ़ना है तो उसने अपना जो कंबल था उसको फोल्ड करके कंधे पे रख लिया। हरिया आगे आगे चल रहा था। हरिया मुश्किल से कुछ गज ही गया था कि उसे बहुत जोर से टाइगर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी और नरवा के चिल्लाने की। जब हरिया ने मुड़ के देखा तो देखा नरवा पेट के बल जमीन पर पड़ा है, उसके ऊपर बैठा है टाइगर। देखा तो नरवा के दोनों पैर हरिया की तरफ थे। उसने अपने हाथों से उसके पैर पकड़े और खींचना शुरू कर दिया। ऊपर था टाइगर। अब जब उसने खींचा तो टाइगर उठ के खड़ा हो गया और हरिया की तरफ देखा और गुर्राना शुरू कर दिया। हरिया ने नरवा को थोड़ी दूर तक खींचा और उसके बाद उसको उठा के चारों तरफ से अपनी बाहों से लपेट लिया। लेकिन नरवा बुरी तरह से घायल हो चुका था, बुरी तरह से डर चुका था। वो अपने पैरों पर खड़ा होने की स्थिति में नहीं था। अब हरिया ने उसको अपनी बाहों से पकड़ा और ऐसे उठा उठा कर ही कैरी करना शुरू कर दिया। टाइगर लगातार गुर्रा रहा था, लेकिन वो पाथवे पे हरिया हिम्मत करके चलता रहा और पहुंच गया नलनी गांव। अब जो हरिया नरवा को नलनी गांव तक लाया था वो सुपर ह्यूमन या सुपरमैन वाला काम था। और जब उसका कंबल खोला गया जो उसने अपनी बाहों पे रखा था तो देखा उस कंबल के बावजूद टाइगर ने उसके कंधे की हड्डियों को क्रश कर दिया था। हड्डियां बाहर निकल आई थी। उस कंबल के 8 फोल्ड थे जो उसने फोल्ड करके रखे थे। टाइगर के कैनाइन दीत कंबल को चीर के नरवा को गड़ गए थे। और अगर ये कंबल नहीं होता तो नरवा का क्या होता। फॉरेस्ट गार्ड कुछ मदद नहीं कर सकता था, तो हरिया ने 2 रुपए में घोड़ा हायर किया और उसको लेके आ गया काला डूंगी। अब जैसा कि पहले बताया कि डिस्टेंस 8 मील का था, लेकिन हरिया नहीं चाहता था कि उसका दोबारा सामना हो जाए टाइगर से, तो उसने एक लंबा रास्ता लिया जिससे कि 10 मील और जुड़ गए। मैगी वरांडा में बैठ के चाय पी रही थी, तब देखा कि खून से लथपथ नरवा को लेकर हरिया आ रहा है। देखकर ही पता चल गया कि यह केस ऐसा नहीं है जिसको मैगी डील कर पाए, तो उसने साल वोलेटाइल की एक दवाई दी। उसकी बाह के सहारे के लिए एक लकड़ी बांधी और एक लेटर लिखा असिस्टेंट सर्जन जो कि बैठते थे काला डूंगी के हॉस्पिटल में। उसमें प्रार्थना की गई थी कि असिस्टेंट सर्जन तत्काल प्रभाव से इसको देखें, और जो गांव का हेड बच्चा था उसको साथ में भेजा। जिम कॉर्बेट उस दिन चिड़िया मारने गए हुए थे। वो क्रिसमस की छुट्टियां थी और उनके कुछ दोस्त आए हुए थे। जब जिम कॉर्बेट लौटे तो मैगी ने इस घटना के बारे में बताया, तो जिम कॉर्बेट हॉस्पिटल देखने के लिए पहुंचे। तो वहां पे एक डॉक्टर थे। वो बोले उन्होंने ट्रीटमेंट तो कर दिया है, लेकिन कुछ उम्मीद नहीं है कि वो बचेगा, और क्योंकि हॉस्पिटल में जगह नहीं है तो उसे हमने उसके घर भेज दिया है। नरवा रहता था एक कम्युनिटी हट में जिसमें 20 परिवार रहते थे और सबके पास जरूरत से ज्यादा बच्चे थे। और जब मैं वहां देखने पहुंचा तो नरवा एक पत्तों के बेड पे लेटा था और उसकी कंडीशन के इंसान के लिए वो सबसे बदतर पोजीशन थी। पूरी संभावना थी कि इसके घाव में सेप्टिक हो जाएगा। 1 हफ्ते तक नरवा उसी बेड पर लेटा, उसे बुखार भी आ गया था। अक्सर वो कोमा की स्टेज में आ जाता था। उसकी पत्नी बगल में बैठ के रो रही होती थी और बैठता था उसका भाई हरिया। अब जिम कॉर्बेट की आंखों ने, जिन्हें बहुत ज्यादा अनुभव नहीं था क्योंकि वो डॉक्टर नहीं थे, लेकिन उन्होंने देखा कि अगर इसके घाव को साफ नहीं किया गया पक्का सेप्टिक हो जाएगा, और जो डॉक्टर ने बोला है वो सच हो जाएगा। तो इन्होंने उसको हॉस्पिटल में मूव किया। और वो जो अनुभवहीन डॉक्टर था उसने इतने सारे निशान छोड़ दिए थे नरवा की पीठ पर, उसकी छाती पर। वो निशान जो नरवा अगर मर जाए तो अपने शमशान घाट तक कैरी करता। और वो निशान नहीं दिए थे टाइगर ने, दिए थे डॉक्टर ने। अगर भारत में भिखारियों को छोड़ दिया जाए तो जो गरीब इंसान है वो तभी भोजन पाते हैं जब वो काम करते हैं। अगर वो काम नहीं करते
तो उन्हें भोजन नहीं मिलता। अब क्योंकि नरवा बेड पर लेटा था और उसकी वाइफ उसकी तीमारदारी कर रही थी, तो भोजन कौन खिलाता। लेकिन जिम कॉर्बेट की बहन मैगी ने घर की जरूरत का सारा सामान नरवा के घर पर पहुंचवाया था। अब नरवा ठीक हो गया, लेकिन सूख कर हड्डी का ढांचा बचा था। ऐसा लग रहा था स्किन केवल हड्डियों पर चढ़ा दी गई है, और उसका दाहिना हाथ ऐसा लग रहा था कभी ठीक नहीं होगा और वो उसे कभी इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा। करीब करीब घिसटते हुए नरवा हॉस्पिटल से जिम कॉर्बेट की कॉटेज पर आया, उन्हें धन्यवाद बोलने और उन्हें गुड बाय बोलने। अगले दिन नरवा, उसकी बीवी और हरिया अपने गांव वापस लौट गए। अब जब जिम कॉर्बेट नरवा से मिले थे और उनकी बातचीत हुई थी, उन्होंने मामले को समझा था, तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि टाइगर ने नरवा पर हमला जानबूझकर नहीं किया है। यह एक्सीडेंटल हमला था और लगता था कि यह टाइगर मैन ईटर नहीं है। लेकिन जिम कॉर्बेट ने डिसाइड किया कि एक बार वो पूरा सीन दोहराएंगे, और अगर यह टाइगर मैन ईटर हुआ तो उसे गोली मार देंगे। तो उन्होंने वही रूट लिया जो उस दिन दोनों भाइयों ने लिया था। उस दिन हुआ यह था कि जब हरिया घास में एंटर हुआ, तो उसकी जो घास के रगड़ने की आवाज थी वो टाइगर ने सुनी, और उसने जब अटैक किया तब तक वहां पर नरवा पहुंच चुका था। घास इतनी बड़ी थी कि टाइगर के लिए संभव नहीं था कि वो देख पाए कि सामने कौन है। दूसरी बात, उसने नरवा को पूरी तरह से मारने की कोशिश नहीं करी थी, और जब उसके सामने से ही हरिया नरवा को खींच के लेके जा रहा था, तो टाइगर ने उसे ले जाने दिया। टाइगर चाहता तो हरिया नरवा को लेके नहीं जा सकता था, तो इसलिए जिम कॉर्बेट ने उस टाइगर को जीने दिया। और बाद में उनकी बुक द मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं के अंदर जस्ट टाइगर्स के चैप्टर में इस टाइगर का जिक्र भी हुआ। तो अभी तक जितने भी बहादुरी के किस्से जिम कॉर्बेट ने सुने थे, उन्होंने कहा नरवा और हरिया का किस्सा सबसे महान किस्सा था। अपने दोस्त की पुकार को सुनना, परेशानी के बीच में दोस्त के पास जाना, और जिस दोस्त के ऊपर टाइगर चढ़ के बैठा हो, टाइगर के जबड़े के नीचे से अपने दोस्त को खींच के ले जाना, घसीट के ले जाना, खड़ी चढ़ाई में कंधे पर उठा के ले जाना, यह आसान काम नहीं है। अब जब उन्होंने जिम कॉर्बेट ने हरिया का स्टेटमेंट लिया, तो हरिया ने कहा मैंने कुछ भी नहीं किया है साहब, ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसको आप बहादुरी बोल सको। और क्या मैंने कुछ गलत किया है? और क्या मेरे दोस्त नरवा और मेरे ऊपर कोई मुश्किल आ सकती है? और जब नरवा का डाइंग डिक्लेरेशन लिया जा रहा था, तो उसने भी एक बात बोली थी, साहब अगर मैं मर जाऊं तो मेरे दोस्त हरिया को कुछ नहीं होना चाहिए, उसकी कोई गलती नहीं है, उसने तो मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि मैं चाहता तो यह था कि मैं आपको ये बताऊं इस स्टोरी के आखिरी में कि मैंने हरिया को एक सर्टिफिकेट दिलवा दिया जो उसकी बहादुरी वाला एक्ट था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका क्योंकि लाल फीता शाही सरकार पर हावी थी। क्योंकि सरकार ने कहा कि अवार्ड कैसे दे, क्योंकि इस घटना का कोई गवाह नहीं है। तो इतनी बहादुरी वाला काम कागजों पर अंकित होने से रह गया, क्योंकि वहां कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था जो कि बिना पक्षपात के गवाही दे सके। तो अब हरिया के पास ऐसा कुछ नहीं था जो वो लोगों को दिखा सके इस घटना के बारे में। हाँ, नरवा के पास उसके शरीर पर घावों के निशान थे जो कि दिए थे टाइगर ने और डॉक्टर ने। जिम कॉर्बेट प्लान कर रहे थे कि हरिया को अवार्ड दिलाने के लिए ब्रिटिश एम्पायर के किंग से अपील करेंगे, लेकिन तभी विश्व युद्ध शुरू हो गया, सबका ध्यान युद्ध की तरफ लग गया और ये कहानी गुमनामी के साए में ही रह गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी द ब्रदर्स। अगली कहानी होगी सुल्ताना द इंडियाज रॉबिन हुड। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।
वंदे मातरम।